क्योंकि हम एनिमेशन से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो हमें एनिमेटर कंपोनेंट को एक्सेस करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले एक एनिमेटर वेरिएबल क्रिएट करेंगे। फिर स्टार्ट के अंदर गेट कंपोनेंट मेथड यूज करके प्लेयर का जो एनिमेटर कंपोनेंट है उसको हम स्टोर करेंगे हमारे वेरिएबल के अंदर। अब हम जाते हैं अपडेट पे और यहाँ पर हम कुछ इनपुट लेंगे। हम चाहते हैं जब प्लेयर आर की को प्रेस करे तो वो रन करे, तो उसके लिए हम लिखेंगे इफ इनपुट डॉट गेट की कोड आर। यहाँ पर हम गेट की का क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं जब तक प्लेयर आर की को प्रेस करेगा तब तक प्लेयर रन करते रहेगा, और जब वो छोड़ देगा तो वापस वो आइडल पे आ जाएगा। अब गेट की और गेट की डाउन में फ़र्क क्या होता है ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था जब हम इनपुट के बारे में पढ़ रहे थे। अब इसके अंदर ऐसा क्या कोड लिखेंगे कि जब प्लेयर आर की को प्रेस करेगा तो फिर रन वाला एनिमेशन प्ले होगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने टेस्ट किया था, वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, स्पीड वेरिएबल को चेंज कर रहे थे तो रन वाला एनिमेशन प्ले हो रहा था। यहाँ पर भी हम वही करेंगे। अब एनिमेटर के अंदर किसी भी पैरामीटर को चेंज करने के लिए उसका इनबिल्ट फंक्शन होता है, उसके मदद से हम इजीली वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर दो टाइप के फंक्शन होते हैं, एक गेट फंक्शन और एक सेट फंक्शन, और ये हर पैरामीटर के लिए होता है। जैसे इंटीजर के लिए गेट इंटीजर, सेट इंटीजर, फ्लोट के लिए गेट फ्लोट, सेट फ्लोट, बुल के लिए गेट बुल, सेट बुल। ट्रिगर को अभी आप इग्नोर करो, उसको बाद में देखेंगे। अब गेट और सेट दोनों में डिफरेंस क्या होता है, पैरामीटर के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर है उसको अगर हमें जानना है तो हम गेट फंक्शन का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हमें पैरामीटर के अंदर का वैल्यू को चेंज करना है तो हम सेट फंक्शन का यूज़ करते हैं। हम जो भी पैरामीटर को चेंज करना चाहते हैं उसका नाम हमें फंक्शन के अंदर लिखना पड़ेगा। इसको प्रैक्टिकली करते हैं फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर कंडीशन के अंदर हम लिखेंगे एनिम डॉट सेट इंटीजर। यहाँ पर हम एनिम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारा एनिमेटर कंपोनेंट स्टोर है। सेट इंटीजर हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो स्पीड वेरिएबल है जिसको हमें चेंज करना है वो एक इंटीजर है। फिर यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर डबल कोटेशन देंगे और हमारा पैरामीटर का नाम लिखेंगे। नाम यहाँ पर एग्जैक्ट होना चाहिए जो हमने एनिमेटर के अंदर क्रिएट किया था, वरना एरर आ जाएगा। और फिर यहाँ पर कॉमा देके हम जो भी वैल्यू सेट करना चाहते हैं उसको लिखेंगे। क्योंकि ये एक इंटीजर वेरिएबल है तो यहाँ पर हम इंटीजर वैल्यू ही लिख सकते हैं, दूसरा वैल्यू लिखेंगे तो वो एरर आएगा। हमने आइडल से रन ट्रांजिशन के लिए कौन सा कंडीशन लिखा था, स्पीड ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर हम 0 से बड़ा कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं 1 लिखता हूँ। अब इसको सेव करते हैं और टेस्ट करके देखते हैं। इसको प्ले करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर जब मैं आर की को प्रेस कर रहा हूँ तो एनिमेटर के अंदर जो स्पीड वेरिएबल है उसका वैल्यू 0 से 1 हो गया है और अब ये रन एनिमेशन प्ले कर रहा है। लेकिन जब मैं आर की को छोड़ देता हूँ तब भी ये रन एनिमेशन प्ले कर रहा है और स्पीड का वैल्यू अभी भी 1 ही है। क्योंकि इसको वापस 0 करने के लिए अभी तक हमने कोई कोड लिखा नहीं है तो उसके लिए भी कोड लिख लेते हैं। वापस आते हैं स्क्रिप्ट पे। यहाँ पर हम एक एल्स कंडीशन लिखेंगे, मतलब जब प्लेयर आर की को प्रेस नहीं कर रहा होगा तब क्या होगा उसके लिए यहाँ पर लिखेंगे कोड। ऊपर वाला जो सेट इंटीजर कोड है उसको ही कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर हम स्पीड का वैल्यू को 1 से 0 कर देंगे। अब जब हमारा प्लेयर आर की को प्रेस करेगा तो स्पीड 1 हो जाएगा और जब वो छोड़ देगा तो स्पीड 0 हो जाएगा। स्क्रिप्ट को सेव करते हैं और वापस इसको अभी प्ले करके देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो अभी अगर मैं आर को प्रेस करता हूँ तो रन एनिमेशन प्ले हो रहा है और अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ तो वापस आइडल पे आ जा रहा है। अब प्लेयर को जंप कराते हैं, लेकिन उससे पहले हमें एक बूल वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो प्लस पे जाते हैं, यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे बूल और इसको एक नाम दे देते हैं इज ग्राउंडेड। इस बूल वेरिएबल की मदद से हम जंप ट्रांजिशन को यूज करेंगे। यहाँ पर हम एक ट्रांजिशन ड्रॉ करेंगे फ्रॉम आइडल टू जंप। यहाँ पर हम हैज एग्जिट टाइम को अनटिक करेंगे और अब इसके लिए कंडीशन सेट करते हैं। यहाँ पर हम कंडीशन क्या सेट करेंगे, इज ग्राउंडेड इज इक्वल टू फॉल्स। पैरामीटर के अंदर हम इज ग्राउंडेड को सिलेक्ट करेंगे और कंडीशन क्या देंगे, फॉल्स। अब क्या होगा, जब इज ग्राउंडेड फॉल्स होगा मतलब प्लेयर जब ग्राउंड पे नहीं होगा तो जंप वाला एनिमेशन प्ले होगा। ठीक वैसे ही हम और एक ट्रांजिशन ड्रॉ करेंगे वापस जंप से आइडल पे। यहाँ पर हम कोई कंडीशन सेट नहीं करेंगे, लेकिन जो हैज़ एग्जिट टाइम है उसको टिक करेंगे और उसका वैल्यू हम क्या देंगे 1। मतलब जब जंप वाला एनिमेशन पूरा एक बार प्ले होगा तो ऑटोमेटिकली ये आइडल पे स्विच हो जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना, अगर हम कोई भी कंडीशन नहीं देते हैं तो डायरेक्टली ये स्विच कर देता है। क्योंकि स्टार्टिंग में हमारा प्लेयर ग्राउंड पे होगा इसलिए इज ग्राउंडेड को हम टिक रखेंगे। अब इसको प्ले करते हैं। अभी इज ग्राउंडेड ट्रू है तो आइडल एनिमेशन प्ले हो रहा है, लेकिन अगर मैं इसको अनटिक करता हूँ तो जंप वाला एनिमेशन प्ले हो रहा है और जैसे ही जंप एनिमेशन पूरा प्ले हो रहा है तो ये वापस आइडल पे आ जा रहा है।
लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, क्योंकि इस ग्राउंडर फॉल्स है तो ये बार बार आइडल पे जाके वापस जंप पे आ जा रहा है। इसको फिक्स करने के लिए हम यूज़ करते हैं इवेंट का। अब इवेंट क्या होता है, अब एनिमेशन कैसे काम करता है ये आपको पता है। वहाँ पर बहुत सारे फ्रेम्स होते हैं जो साथ में रन करते हैं। अब मान लो मुझे किसी भी स्पेसिफिक फ्रेम पर कोई फंक्शन को कॉल करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक प्लेयर है जो फायरबॉल शूट कर रहा है। मैं क्या चाहता हूँ, जब वो शूटिंग वाला पोजीशन पे है और उसका हाथ जब आगे आता है तभी वहाँ से फायरबॉल शूट हो। तो उस स्पेसिफिक फ्रेम में मैं कैसे फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ, इवेंट के थ्रू। एक इवेंट क्रिएट करके देखते हैं, फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमारे प्लेयर को सिलेक्ट करते हैं और जो जंप वाला एनिमेशन है उसको ओपन करते हैं। यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो एक छोटा सा पेंटागन शेप का आइकॉन है, ये डिनोट करता है इवेंट को। इसको हम फ्रेम के अंदर कैसे ऐड करते हैं वो देखते हैं। ऊपर यहाँ पर टाइमलाइन है जो कि एक एक फ्रेम्स को डिनोट करता है। मैं कर्सर को इसके ऊपर क्लिक करके इजीली यहाँ पर नेविगेट कर सकता हूँ। अगर मुझे सपोज यहाँ पर एक इवेंट ऐड करना है तो मैं उस इवेंट वाला आइकन को क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली उस फ्रेम पे ये एक इवेंट को ऐड कर देगा। टाइमलाइन के ऊपर आप देख सकते हो एक छोटा सा इवेंट वाला आइकन आ गया है। इसको मैं सिलेक्ट करके टाइमलाइन के अंदर कहीं भी मूव कर सकता हूँ। जब आप इवेंट पे क्लिक करोगे तो इंस्पेक्टर पे आप देख सकते हो यहाँ पर फंक्शन का एक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। यहाँ पर हम इसको एक फंक्शन असाइन कर सकते हैं। जब हमारा एनिमेशन प्ले होगा और वो इस फ्रेम पे आएगा जहाँ पर हमने इवेंट ऐड किया है तो इसके अंदर जो भी फंक्शन हमने असाइन किया है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखना, यहाँ पर हम वही फंक्शन को असाइन कर सकते हैं जो प्लेयर के अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि अभी ये एनिमेशन किसका पार्ट है, प्लेयर का पार्ट है। तो प्लेयर के अंदर जो भी स्क्रिप्ट होगा उसके अंदर का फंक्शन को ही हम यहाँ पर असाइन कर सकते हैं। अभी तो प्लेयर स्क्रिप्ट के अंदर कोई फंक्शन नहीं है, तो पहले एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। स्क्रिप्ट को ओपन करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जंप करने के लिए कंडीशन ऐड करेंगे, इनपुट डॉट गेट की डाउन की कोड स्पेस। यहाँ पर हम गेट की डाउन क्यों यूज़ करें, क्योंकि वो टैप करने के बाद एक ही बार जंप करेगा। हम नहीं चाहते कि वो प्रेस किए रहे और ऊपर जाते रहे। इसके अंदर हम लिखेंगे एनिम डॉट सेट बुल। अंदर हम बुल वेरिएबल का नाम पास करेंगे और कॉमा दे के लिखेंगे फॉल्स। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही प्लेयर स्पेस को दबाएगा इस ग्राउंडेड को हम फॉल्स कर दे रहे हैं। अब जब इस ग्राउंडेड फॉल्स हो जाएगा तो प्लेयर जंप एनिमेशन को स्विच करेगा। लेकिन जंप से वापस आइडल पे भी आना है, जिसके लिए हम इवेंट का यूज़ करेंगे। तो इवेंट के लिए यहाँ पर हमें एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा जिसको हम कॉल करेंगे। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारा जो इस ग्राउंडेड पैरामीटर है उसको हम ट्रू कर देंगे। एनिम डॉट सेट बुल इज ग्राउंडेड ट्रू। अब इसको सेव करते हैं और वापस आते हैं यूनिटी पे। अभी हमने जो जंप एनिमेशन के अंदर इवेंट ऐड किया था उसको सिलेक्ट करते हैं और इसके अंदर हम सेट ग्राउंडेड फंक्शन को असाइन कर देंगे। ये फंक्शन को हम कब कॉल करेंगे, जब हमारा जंप एनिमेशन पूरा खत्म हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, हमारा जो इवेंट है इसको हम ड्रैग करके जंप एनिमेशन का लास्ट पे ले आएंगे। अब क्या होगा, जब हमारा जंप एनिमेशन पूरा प्ले हो जाएगा तो लास्ट में ये फंक्शन को कॉल कर देगा। अब इसको एक बार प्ले करके देखते हैं। अब जैसे ही मैं स्पेस को टैप करता हूँ तो इस ग्राउंडेड फॉल्स हो जा रहा है और जंप एनिमेशन प्ले हो रहा है। जंप एनिमेशन पूरा प्ले होने के बाद वापस से आइडल पे आ रहा है और इस ग्राउंडेड ट्रू हो जा रहा है। अब रन से जंप के लिए भी ट्रांजिशन ऐड कर देते हैं। बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हम आइडल से जंप के लिए कर रहे थे। यहाँ पर आप देख सकते हो जंप से आइडल के लिए भी ट्रांजिशन है और जंप से रन के लिए भी ट्रांजिशन है, और दोनों के अंदर कोई भी कंडीशन नहीं है। तो यहाँ पर दिक्कत आ सकता है, तो दोनों में एक एक कंडीशन ऐड कर देते हैं। रन और जंप के बीच में डिसाइड करने के लिए हम कौन सा पैरामीटर यूज़ करें, स्पीड पैरामीटर को। तो यहाँ पर भी हम स्पीड पैरामीटर को ही यूज़ करेंगे। जंप से आइडल के लिए हम स्पीड इक्वल टू 0 सेट करेंगे और जंप से रन के लिए हम स्पीड ग्रेटर देन 0 सेट करेंगे। अब क्या होगा, जंप के बाद अगर हम आइडल स्टेट में है तो ये आइडल पे जाएगा, अगर हम रनिंग स्टेट में है तो ये रनिंग पे जाएगा। अब हम देखेंगे ट्रिगर पैरामीटर कैसे काम करता है और उसको यूज़ करके कैसे हम हर्ट एनिमेशन प्ले करते हैं। उससे पहले हम एनिमेटर के स्टेट के बारे में कुछ जान लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 3 स्टेट बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, वो है एंट्री, एग्जिट और एनी स्टेट।
गेम स्टार्ट होते ही एनिमेटर पहले एंट्री स्टेट पे आता है और उसके बाद जो भी हमारा डिफ़ॉल्ट एनिमेशन स्टेट है वहाँ पर जाता है और फिर कंडीशन के हिसाब से जो भी अलग अलग एनिमेशन है उसके बीच में स्विच होता है। एग्जिट स्टेट कैसे काम करता है, जब हम कोई एनिमेशन को एग्जिट पे ट्रांजिशन करते हैं तो ये वापस स्टार्ट होता है और एंट्री पे आ जाता है और एंट्री के बाद वही सेम प्रोसेस वापस रिपीट होता है। अब तीसरा आता है एनी स्टेट। इसका काम क्या होता है, अगर हम किसी भी स्टेट से कोई स्पेसिफिक एनिमेशन को ट्रांजिशन करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम एनी स्टेट से ट्रांजिशन ड्रॉ करते हैं। जैसे हमारा हट एनिमेशन है, हम क्या चाहते हैं, प्लेयर चाहे आइडल स्टेट में हो, रनिंग स्टेट में हो या फिर जंपिंग स्टेट में हो, वहां से हम हट एनिमेशन प्ले करना चाहते हैं। अब इसको नॉर्मली करने के लिए आपको हर एक स्टेट से ट्रांजिशन ड्रॉ करना पड़ेगा जिसमें बेकार का झंझट है और ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ऐसे केस में हम यूज़ करते हैं एनी स्टेट का। यहाँ पर सिंपली हम एनी स्टेट से ट्रांजिशन ड्रॉ करेंगे। हट में हमने ट्रांजिशन तो ऐड कर दिया, अब इसके अंदर कुछ कंडीशन भी ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर हम ट्रिगर का यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले एक ट्रिगर पैरामीटर क्रिएट करते हैं। ट्रिगर बिल्कुल बुलियन जैसा ही है, बस यहाँ पर हमें ट्रू फॉल्स असाइन करना नहीं पड़ता। जैसे हम ट्रिगर को ऑन करते हैं तो ये ट्रू हो जाता है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाता है। एक बार हम इसको यूज़ करते हैं फिर आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पैरामीटर के अंदर हम एक ट्रिगर क्रिएट करते हैं, इसका नाम दे देते हैं हट। अब क्या करेंगे, हमने जो हट के लिए ट्रांजिशन ऐड किया था उसके अंदर एक कंडीशन ऐड करते हैं। यहाँ पर हम पैरामीटर चूज करेंगे हट। इसके आगे हमें कुछ करना नहीं है, यहाँ पर हमें ट्रू फॉल्स कुछ असाइन करना नहीं होता है। ये ऑन होते ही कंडीशन ट्रू होगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये फॉल्स हो जाएगा। अब हम एक ट्रांजिशन ड्रॉ करेंगे हट से एग्जिट की तरफ। हट एनिमेशन प्ले होने के बाद ये एग्जिट पे आ जाएगा और एग्जिट होने के बाद क्या होता है, वापस एनिमेटर एंट्री स्टेट पे आ जाता है और फिर कंडीशन के हिसाब से जो भी एनिमेशन प्ले होना होगा वो आगे प्ले होगा। यहाँ पर हम चाहते हैं पूरा हट एनिमेशन एक बार प्ले हो उसके बाद ही ये एग्जिट करे, इसलिए हम यहाँ पर हैज एग्जिट टाइम को टिक करेंगे और उसका वैल्यू को हम 1 सेट करेंगे। यहाँ पर हमने ट्रांजिशन के अंदर कोई भी कंडीशन ऐड नहीं किया है। इसका मतलब जब एक बार ये हट एनिमेशन पूरा प्ले हो जाएगा फिर ये ऑटोमेटिकली एग्जिट स्टेट पे चला जाएगा। ट्रिगर बिल्कुल बटन जैसे ही काम करता है। हम जैसे बटन को प्रेस करते हैं तो उससे रिलेटेड फंक्शन काम करता है, लेकिन बटन अपने आप फिर से वापस अपने पहले पोजीशन पे आ जाता है। ठीक इसी तरह ट्रिगर काम करता है। यहाँ पर हमने सब कुछ सेट कर दिया। अब स्क्रिप्ट के थ्रू कैसे ट्रिगर को ऑन करेंगे वो देखते हैं। अब स्क्रिप्ट को ओपन करते हैं। यहाँ पर हम कंडीशन लिखेंगे इफ इनपुट डॉट गेट की डाउन की कोड एच। यहाँ पर मैं नाम के हिसाब से की को यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी इनपुट की अपने हिसाब से यहाँ पर पुट कर सकते हो। इसके अंदर हम लिखेंगे एनिमेटर डॉट सेट ट्रिगर हट। यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू इसको पास नहीं कर रहे हैं। एनिमेटर डॉट सेट ट्रिगर का मतलब ही होता है इसको ट्रिगर करना, और जैसे ही ट्रिगर होगा अपना काम कर देगा ये और वापस ये पहले जैसे हो जाएगा। अब इसको सेव करते हैं और एक बार प्ले करके देखते हैं। यहाँ पर जब मैं एच की को प्रेस करता हूँ तो हट एनिमेशन प्ले हो रहा है और प्ले होने के बाद ये एग्जिट स्टेट पे जा रहा है और वहाँ से वापस ये एंट्री स्टेट पे आ जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो हट से एग्जिट ट्रांजिशन है वो थोड़ा सा स्लो लग रहा है, तो इसका ट्रांजिशन ड्यूरेशन को हम थोड़ा सा डिक्रीज कर देंगे। अब ये सही लग रहा है। अब आखिर में एक ही एनिमेशन बचा है, वो है डेड एनिमेशन। इसको आप दो तरीके से प्ले कर सकते हो, या तो आप डायरेक्टली डेड एनिमेशन को प्ले कर सकते हो जैसे हमने फ्लैपी बर्ड में किया था, या फिर अगर आप स्मूथ ट्रांजिशन चाहते हो तो हम एनी स्टेट से एक ट्रांजिशन ड्रॉ करेंगे डेड की तरफ। यहाँ पर हम कोई एग्जिट ट्रांजिशन ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि एक बार प्लेयर डेड स्टेट पे चला गया तो उसके बाद वो वापस कोई स्टेट पे नहीं आएगा। जैसे हमने हट ट्रिगर बनाया था वैसे ही डेड नाम का एक ट्रिगर बनाएंगे और इसको कंडीशन के अंदर अटैच कर देंगे, बिल्कुल जैसे हमने हट के लिए किया था। और स्क्रिप्ट के अंदर हम लिखेंगे इफ इनपुट डॉट गेट की डाउन की कोड। हम यहाँ पर कोई भी की पुट कर सकते हैं, मैं यहाँ पर डी पुट करता हूँ, डी फॉर डेड। और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, एनिमेटेड डॉट सेट ट्रिगर डेड। अब इसको सेव करते हैं और जब हम इसको प्ले करते हैं सारा एनिमेशन अच्छे से काम कर रहा है। प्लेयर अभी आइडल पे रह सकता है, रन कर सकता है, जंप कर सकता है, हट भी हो सकता है और डेड भी हो सकता है। और जब एक बार ये डेड हो जाएगा वापस कोई ट्रांजिशन नहीं होगा। यहाँ पर हमने 2D एनिमेशन क्रिएट किया, लेकिन यूनिटी में 3D एनिमेशन भी ऐसे ही काम करता है। इंटरफेस बिल्कुल वैसे ही रहता है, वहाँ पर भी आप ऐसे एनिमेटर के अंदर स्टेट्स बनाते हो और ट्रांजिशन करते हो। स्क्रिप्टिंग भी बिल्कुल ऐसे ही होता है, बस वहाँ पर हम एनिमेशन के अंदर 2D स्प्राइट के जगह बोन्स को मॉडिफाई करते हैं। बाकी सब चीज़ सिमिलर ही होता है, लेकिन अभी से आपको 3D के ऊपर उतना फोकस नहीं करना चाहिए। पहले आप 2D में परफेक्ट हो जाओ, उसके बाद आपको 3D बहुत ईजी लगने लगेगा। पहले आप 2D गेम्स बनाना सीखो, उसको पहले परफेक्ट हो जाओ, उसके बाद आप 3D की तरफ जाओ, वरना आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे और कंसेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। और अगर आप 3D में कर रहे हो तो पहले आपको छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाना है,
उसके बाद ही 3D की तरफ आगे बढ़ना है। ठीक है।